हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सीटेट की तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही होगी। जरूर चल रही होगी। देखो यार, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? पेडागोजी। हम्म। और खासकर जब बात सामाजिक विज्ञान की हो। हाँ, सवाल इतने लंबे होते हैं। बिल्कुल। सवाल इतना लंबा होता है कि पढ़ते पढ़ते ही सिर घूमने लगता है और समझ ही नहीं आता कि पूछना क्या चाह रहा है। और अक्सर लगता है कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। यही तो पेडागोजी का जाल है। तो आज हम इसी जाल को काटने आए हैं। हम सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ऐसे समझेंगे कि आप मुश्किल सवालों के पीछे का लॉजिक पकड़ पाए। रटना नहीं, समझना। हाँ, हमारे पास सामाजिक विज्ञान की नींव और शिक्षा शास्त्र पर एक विस्तृत अध्ययन है और हमारा मिशन है इसमें से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो परीक्षा में सीधे काम आएंगी। चलिए इस पर गहराई से चर्चा शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सामाजिक विज्ञान है क्या। मैं सच बताऊं, स्कूल में तो हमें से बस एसएसटी ही बोलते थे और लगता था कि ये इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का बस एक मिक्सचर है। क्या ये बस इतना ही है? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन ये तस्वीर का कह सकते हैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। स्रोत कहता है कि अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो यह मनुष्य और उसके सामाजिक भौतिक परिवेश के बीच के जो रिश्ते हैं उनकी कहानी है। मतलब हम इंसान अपने समाज के साथ, अपने पर्यावरण के साथ, अच्छा। अपने बनाए नियमों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बदलते हैं और एक दूसरे पर असर कैसे डालते हैं। बस यही इसकी पूरी कहानी है। अच्छा, तो ये सिर्फ सब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है बल्कि एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। ये आप कह सकते हैं कि 4 अलग अलग लेंस हैं जिनसे हम इस कहानी को देखते हैं। 4 लेंस? हाँ, पहला लेंस है इतिहास, जो हमें समय के नजरिए से दिखाता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। दूसरा है भूगोल, जो स्थान के नजरिए से बताता है कि हम कहाँ रहते हैं और उस जगह का हम पर क्या असर है। ठीक है। तीसरा लेंस है राजनीति विज्ञान, जो समाज को चलाने वाली व्यवस्था की कहानी है। और चौथा अर्थशास्त्र, जो हमारे संसाधनों के मैनेजमेंट की कहानी है। जब ये चारों लेंस एक साथ काम करते हैं तब जाकर समाज की पूरी तस्वीर साफ होती है। यहीं पर मेरा एक सवाल है जिस पर सीटीईटी में अक्सर घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है। हम इसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। क्या ये सच में फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह एक साइंस है या ये सिर्फ कहानियों का संग्रह है, मतलब एक आर्ट्स का विषय? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही इस विषय की आत्मा है। स्रोत इसकी प्रकृति को बहुत दिलचस्प तरीके से समझाता है। सबसे पहली बात, ये मानवीय और सामाजिक, ह्यूमन एंड सोशल है। इसका मतलब है कि ये फिजिक्स की तरह किसी निर्जीव पत्थर का अध्ययन नहीं करता। ये जीवित, सोचने समझने वाले इंसानों और उनके बदलते व्यवहार का अध्ययन करता है। एक मिनट, यहीं पर बात फंसती है। अगर ये अनप्रिडिक्टेबल, मतलब अप्रत्याशित इंसानों के बारे में है, तो फिर ये वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? विज्ञान में तो नियम तय होते हैं ना, जैसे पानी 100 डिग्री पर ही उबलेगा। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। और यहीं पर इसकी प्रकृति का दूसरा बिंदु आता है। ये वैज्ञानिक और तार्किक, साइंटिफिक एंड लॉजिकल भी है। वो कैसे? इसे विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कारण और प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। हम सिर्फ ये नहीं रटते कि 1857 में क्रांति हुई थी। हम सबूतों के आधार पर यह सवाल पूछते हैं कि ये क्रांति क्यों हुई। अच्छा। उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण क्या थे और फिर उसका क्या असर हुआ। हम इसमें साक्ष्य यानी एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये इतना ही तार्किक है तो इतिहास को लेके इतने अलग अलग मत क्यों होते हैं? जैसे 1857 की क्रांति को कोई सिपाही विद्रोह कहता है तो कोई आजादी की पहली लड़ाई। बेहतरीन सवाल। यही सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान का फर्क साफ होता है। सामाजिक विज्ञान में सबूत तो होते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी होती है। मतलब नजरिए का फर्क? बिल्कुल। सबूत एक ही हो सकता है, लेकिन उसे देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। और यही तो इस विषय की खूबसूरती है। इसीलिए इसकी तीसरी प्रकृति है कि ये एकीकृत, इंटीग्रेटेड है। स्कूल में हम इतिहास, भूगोल को अलग अलग नहीं पढ़ाते। हाँ, सब एक ही किताब में होता है। जैसे जब हम नदी के बारे में पढ़ते हैं तो साथ में ये भी पढ़ते हैं कि उसके किनारे सभ्यताएं कैसे बसी। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है। और इसी से जुड़ा चौथा पॉइंट है कि ये अंतर्विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब इसका दूसरे विषयों से भी गहरा नाता है। जैसे गणित से? हाँ, गणित से अक्षांश, देशांतर की गणना, आंकड़ों का विश्लेषण,
भाषा के बिना तो हम समाज को समझ ही नहीं सकते। और पांचवां बिंदु, जो बहुत जरूरी है, ये गतिशील है। समाज कभी रुकता नहीं, वो हमेशा बदलता है। मतलब जैसे नए कानून बन गए या किसी राज्य की सीमा बदल गई तो सिलेबस भी अपडेट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए ये एक जिंदा विषय है, कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं। ये तो बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया। अब एक और कंफ्यूजन पर आते हैं, सोशल स्टडीज और सोशल साइंस। मुझे सच बताऊं, आज तक इन दोनों में फर्क ठीक से समझ नहीं आया। क्या ये बस नाम का ही फर्क है? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, इसके पीछे का मकसद ही अलग है। स्रोत इसे बहुत साफ करता है। देखिए, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज जो है वो मुख्य रूप से स्कूल स्तर के लिए है। अच्छा। इसका नजरिया सरल और प्रैक्टिकल होता है और इसका मुख्य लक्ष्य है एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाना। जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना, हाँ, या वोट क्यों देना चाहिए, अपने आसपास सफाई क्यों रखनी चाहिए, ये समाज में कैसे जिएं पर फोकस करता है। तो फिर सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस विश्वविद्यालय या उससे ऊंचे स्तर के लिए है। ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म, सिद्धांतिक मतलब थियोरेटिकल और एनालिटिकल होता है। इसका लक्ष्य नया ज्ञान खोजना है, रिसर्च करना है और किसी एक विषय में विशेषज्ञ बनाना है। जैसे कोई इतिहासकार बनता है, कोई अर्थशास्त्री। यहाँ पर स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 6 से 8 की किताबों का नाम सामाजिक अध्ययन से बदलकर सामाजिक विज्ञान रखने की सिफारिश की। इसके पीछे क्या सोच थी? नहीं, बच्चों से रिसर्च करवाना मकसद नहीं था। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण था। मनोवैज्ञानिक? हाँ, हमारे समाज में एसएसटी को अक्सर एक हल्का, रटने वाला और कह सकते हैं कमजोर बच्चों का विषय मान लिया जाता था। सामाजिक विज्ञान नाम देकर एनसीएफ ये संदेश देना चाहता था कि ये विषय भी गणित और विज्ञान की तरह ही एक गंभीर और तार्किक विषय है, ताकि शिक्षक और छात्र दोनों इसे गंभीरता से लें। बिल्कुल। ये सब उद्देश्य सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में क्लासरूम में इन्हें लागू कैसे करें? मेरा मतलब है, हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते ही क्यों हैं? इसका असली मकसद क्या है? बिल्कुल, परीक्षा पास करवाना तो मकसद हो ही नहीं सकता। स्रोत में शिक्षण के 4 स्तरों या उद्देश्यों की बात की गई है और इन्हें समझना पेडागोजी के सवालों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई घर बना रहे हैं। पहला स्तर है ज्ञानात्मक, नॉलेज। ये घर बनाने की ईंटें हैं। ईंटें मतलब बेसिक जानकारी। हाँ, बुनियादी तथ्य, घटनाएं और शब्दावली, जैसे लोकतंत्र क्या है, मानसून किसे कहते हैं, हड़प्पा कहाँ था। लेकिन सिर्फ ईंटें जमा कर लेने से तो घर नहीं बनता, वो तो बस एक ढेर होगा। ये तो रटना हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए दूसरा स्तर आता है अवबोधात्मक, अंडरस्टैंडिंग। ये वो सीमेंट है जो ईंटों को जोड़कर दीवार बनाता है। मतलब कनेक्शन बनाना। हाँ, दी गई जानकारी के बीच संबंध स्थापित करना, क्यों और कैसे को समझना। जैसे ये जानना कि जंगलों की कटाई से बाढ़ क्यों आती है। यहाँ रटना खत्म होता है और समझ शुरू होती है। ठीक है, ईंटें आ गईं, सीमेंट से दीवार बन गई। अब आते हैं घर बनाने के औजार यानी स्किल्स। तीसरा उद्देश्य है कौशलात्मक, स्किल्स। सामाजिक विज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इसमें हाथ का काम भी है। जैसे मानचित्र को पढ़ना, समय रेखा यानी टाइमलाइन बनाना, ग्लोब का सही इस्तेमाल करना। ये वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो बच्चे को जीवन भर काम आते हैं। और चौथा उद्देश्य, जिसे स्रोत सबसे महत्वपूर्ण बताता है, हाँ, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अभिवृत्त्यात्मक, एटीट्यूड वैल्यूज। यानी हम ये घर बना ही क्यों रहे हैं, उस घर की नींव और आत्मा क्या है। ये उद्देश्य बच्चे में सही दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास करता है। सामाजिक विज्ञान का असली काम बच्चे के अंदर सर्वधर्म समभाव, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान, लैंगिक समानता जैसे मूल्य विकसित करना है। और अंधविश्वासों पर सवाल उठाना। हाँ, और तर्क से सोचना। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सीटीईटी पेडागोजी का दिल माना जाता है, एनसीएफ 2005 के विशेष दिशा निर्देश। मैंने सुना है यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। निश्चित रूप से ये 5 बिंदु पेडागोजी के हर सवाल को हल करने की चाबी हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है रटने की प्रणाली से आजादी। रटने से आजादी? एनसीएफ साफ कहता है कि पाठ्यपुस्तक जवाबों का भंडार नहीं, बल्कि सोचने का एक माध्यम है। उसका काम बच्चे को तैयार जवाब देना नहीं,
बल्कि उसे सवाल पूछने के लिए उकसाना है। मतलब किताब एक अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि चर्चा शुरू करने का एक जरिया है। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा बिंदु निकलता है, ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। एनसीएफ मानता है कि बच्चा एक खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम जानकारी भर दें। तो बच्चा क्या है? बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान को सिर्फ ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसका निर्माण करता है, उसे कंस्ट्रक्ट करता है। शिक्षक का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चा खुद ज्ञान रच सके। इसका मतलब है कि बच्चे के अपने अनुभवों को क्लास में जरा देना। हाँ, और यही तीसरा बिंदु है, स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ना। कक्षा में किताबी उदाहरणों से ज्यादा महत्व बच्चे के अपने गांव, उसके समुदाय के उदाहरणों को देना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप खेती के बारे में पढ़ा रहे हैं तो किताब में दिए अमेज़न के जंगलों से पहले उस बच्चे से पूछिए जिसके माता पिता किसान हैं। चौथा बिंदु एक बहुत बड़ी समस्या पर बात करता है जो हम सबने महसूस की है। एसएसटी तो बोरिंग है। हाँ, चौथा बिंदु है लोकप्रिय धारणाओं को तोड़ना। समाज में ये आम धारणा है कि एसएसटी बोरिंग है, इसे तो बस रटना पड़ता है, या ये सिर्फ लड़कियों का विषय है। हाँ, ये मैंने सुना है। एनसीएफ कहता है कि एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वो अपनी पढ़ाने की विधियों से इस विषय को इतना रोचक बनाएं कि बच्चे इन धारणाओं को तोड़ सकें। और आखिरी बिंदु सबसे क्रांतिकारी लगता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। लेकिन क्या इससे बच्चे बहुत ज्यादा विद्रोही नहीं बन जाएंगे, हर चीज पर सवाल उठाने लगेंगे? यह एक बहुत वाजिब चिंता है, लेकिन हमें आलोचनात्मक और विद्रोही होने का फर्क समझना होगा। पांचवा बिंदु है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव विकसित करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे को ये सिखाना है कि वो हर लिखी या कही हुई बात को आंख बंद करके सच ना मान ले, चाहे वो किताब में लिखा हो या न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा हो। उसे सवाल पूछना सिखाना है। हाँ, ये जानकारी किसने दी है, इसका स्रोत क्या है, क्या इसमें किसी दूसरे पक्ष को नजरअंदाज किया गया है। तो ये विद्रोह ही बनाना नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनाना है। ठीक समझे, ये लोकतंत्र की नींव है। एक जागरूक नागरिक ही सही और गलत में फर्क कर सकता है। ये सब सुनने के बाद ये बहुत तार्किक लगता है। तो फिर सामाजिक विज्ञान की ये छवि क्यों बनी हुई है कि ये बस रटने का विषय है और इसमें कोई करियर स्कोप नहीं है? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, और इसे तोड़ना भी एक शिक्षक का ही काम है। जैसा हमने अभी चर्चा की, ये विषय रटने का नहीं, बल्कि विश्लेषण और तर्क का है। और कैरियर? जहां तक कैरियर की बात है, तो ये सोचना ही गलत है। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवाएं, कानून, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य, इन सभी क्षेत्रों की नींव ही सामाजिक विज्ञान है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? निष्कर्ष ये है कि सामाजिक विज्ञान सिर्फ तारीखें, नक्शे और अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है। इसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां लोग एक दूसरे की विविधता का सम्मान करें, अपनी भावनाओं के बजाय तर्कों और सबूतों के आधार पर फैसले लें, और एक न्यायपूर्ण समाज, एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना की दिशा में काम करें। तो कुल मिलाकर सामाजिक विज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक दृष्टिकोण विकसित करने का साधन है। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक बेहतर नागरिक और एक जागरूक इंसान बना जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अतीत के बारे में पढ़ना नहीं है, बल्कि अतीत से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाना है। और इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जरूर। अगर सामाजिक विज्ञान का अंतिम लक्ष्य एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है, तो एक शिक्षक के तौर पर कक्षा में उठाया गया वो पहला कदम क्या होना चाहिए जो इस बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाए? क्या वो बच्चों से एक मुश्किल सवाल पूछना है, या उन्हें एक सरल कहानी सुनाना है? सोचिएगा जरूर। अगला टॉपिक है सामाजिक विज्ञान में एक्टिव पेडागोजी और क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इस बात पर फोकस करते हैं कि सामाजिक विज्ञान की क्लासरूम को कैसे बदला जा रहा है। इसका मकसद है रटने रटाने वाले पुराने तरीकों को छोड़कर बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना। तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे कि ये बदलाव क्या है और क्यों जरूरी है। हाँ, और ये सारे बदलाव एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के सुझावों पर आधारित हैं। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि क्लासरूम शांत नहीं बल्कि चर्चा और बहस से भरपूर होनी चाहिए। आज हम समझेंगे कि सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या है,
सीखने में एक्टिविटीज का क्या महत्व है, और सबसे जरूरी, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित की जाए। चलिए इसी से शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 कहता है कि सामाजिक विज्ञान की क्लास शांतिपूर्ण नहीं बल्कि चर्चा और शोर वाली होनी चाहिए। हाँ, इसका क्या मतलब है? आमतौर पर तो शांत क्लास को ही अच्छी क्लास माना जाता है। देखो, ये शिक्षण के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो पुरानी विधि थी, जिसे व्याख्यान विधि कहते थे, उसमें शिक्षक बोलते थे और बच्चे बस चुपचाप सुनते थे। हाँ, नोट्स बनाते थे। बिल्कुल। लेकिन जो नई विधि है वो बाल केंद्रित है। यहाँ बच्चे बोलते हैं, सवाल पूछते हैं, और शिक्षक सिर्फ एक सुविधादाता मतलब एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। तो यहाँ व्याख्यान या डिस्कोर्स का मतलब फिर लेक्चर देना नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। यहाँ डिस्कोर्स का मतलब है सार्थक बातचीत। मतलब क्लास में एक तरफा भाषण नहीं होना चाहिए। अच्छा। शिक्षक को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिन पर बहस हो सके। हाँ। इससे बच्चे अपने विचार रखना सीखते हैं। जैसे कि ये सवाल पूछना, अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो आज हमारा देश कैसा होता? हाँ, इस पर तो हर किसी की अपनी अलग अलग राय होगी। सही, यही डिस्कोर्स है। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है साझा ज्ञान, मतलब शेयर्ड लर्निंग। साझा ज्ञान। इसका मतलब है कि क्लास में सिर्फ शिक्षक ही ज्ञानी नहीं है, बच्चों के अपने अनुभव भी ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अच्छा, जैसे कि अगर कोई आदिवासी बच्चा है तो उसे जंगल के बारे में शायद शिक्षक से ज्यादा पता हो। बिल्कुल। क्लास में उस ज्ञान का भी सम्मान होना चाहिए, उसे भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सामाजिक विज्ञान को बोरिंग होने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका तो शायद गतिविधियां ही हैं। हाँ, करके सीखना सबसे प्रभावी तरीका है। तो कुछ प्रमुख गतिविधियों पर बात करते हैं। जरूर। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। जैसे एक है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। रोल प्ले तो हमेशा मजेदार होता है। हाँ, और ये सबसे असरदार तरीकों में से एक है। जैसे क्लास में संविधान सभा का एक दृश्य बनाना या पंचायत का आयोजन करना। बिल्कुल। इससे बच्चे असल में निर्णय लेना और संवाद करना सीखते हैं। वो सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उस किरदार को जीते हैं। सही बात है। और दूसरा तरीका है फील्ड ट्रिप्स। हाँ, क्षेत्र भ्रमण। ये रटने की बजाय देखकर सीखने पर जोर देता है। जैसे इतिहास के लिए बच्चों को किसी म्यूजियम या ऐतिहासिक स्मारक पर ले जाना। सही। और भूगोल के लिए किसी नदी, बांध या खेत पर ले जाना। इससे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाते हैं। और एक और है मॉक पार्लियामेंट। ये तो राजनीति विज्ञान को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बच्चे खुद मंत्री, विपक्ष और स्पीकर की भूमिका निभाते हैं और पूरी संसदीय प्रक्रिया को समझते हैं। हाँ, वो सीखते हैं कि कानून कैसे बनते हैं, बहस कैसे होती है। तो इन सभी गतिविधियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना। और मुश्किल विचारों को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ठोस रूप देना ताकि वो आसानी से समझ आएं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में बहुत दिलचस्प है, आलोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग। ये है क्या? इसका मतलब सिर्फ कमियां निकालना तो नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब बुराई करना नहीं है। इसका सही मतलब है किसी भी बात को आंख बंद करके ना मानना। अच्छा। हर तथ्य की जांच करना, तर्क करना और उसके बाद अपनी एक राय बनाना। सरल शब्दों में कहें तो क्यों और कैसे पूछने की आदत डालना। तो एक शिक्षक क्लास में इस स्किल को कैसे विकसित कर सकता है? इसके कई बहुत अच्छे व्यवहारिक तरीके हैं। जैसे विज्ञापनों का विश्लेषण। विज्ञापनों का? वो कैसे? बच्चों को एक विज्ञापन दिखाकर पूछा जा सकता है, ये विज्ञापन किस वर्ग को टारगेट कर रहा है? या क्या ये महिलाओं को किसी रूढ़िवादी मतलब स्टीरियोटिपिकल भूमिका में दिखा रहा है? बिल्कुल। या फिर एक और तरीका है समाचारों की तुलना करना। ये तो बहुत जरूरी है। मतलब एक ही घटना पर दो अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट बच्चों को पढ़वाई जाए। हाँ, और उनसे पूछा जाए कि दोनों की रिपोर्टिंग में क्या अंतर है और क्यों है। इससे वो मीडिया लिटरेसी सीखते हैं। और एक सबसे जरूरी चीज, तथ्य और राय में अंतर करना सिखाना, फैक्ट वर्सेस ओपिनियन। ये सिखाना तो बहुत ही जरूरी है। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है। ये साबित हो चुका है। लेकिन अगर कोई कहे भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है, तो ये एक राय है, ओपिनियन है। एकदम सही। ये अंतर समझना क्रिटिकल थिंकिंग की नींव है। तो इसका फायदा ये है कि बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बनता है
जो नेताओं के वादों को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि परखता भी है। बिल्कुल। और वो पूर्वाग्रहों यानी प्रेजुडिसेस से भी मुक्त होता है। इसी से जुड़ा हुआ पूछताछ मॉडल यानी इंक्वायरी मॉडल का भी जिक्र है। ये कैसे काम करता है? देखिए, इस मॉडल में शिक्षक सीधे उत्तर नहीं देता। अच्छा। वो बच्चों के सामने एक समस्या, एक प्रॉब्लम रखता है और फिर बच्चे उस समस्या को सुलझाने के लिए खुद सवाल पूछते हैं, जानकारी खोजते हैं और समाधान तक पहुंचते हैं। कोई उदाहरण? जैसे शिक्षक पूछ सकता है, हमारे शहर का पानी गंदा क्यों हो रहा है? तो अब बच्चे खुद इसके कारण खोजेंगे। हाँ, वो डेटा इकट्ठा करेंगे, शायद पानी के सैंपल टेस्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे। वो खुद रिसर्चर बन जाते हैं। और इसी से जुड़ा है अनुभवजन्य साक्ष्य, जिसे एम्पिरिकल एविडेंस कहते हैं। ये क्या होता है? अनुभवजन्य साक्ष्य वो सबूत है जो अवलोकन या अनुभव पर आधारित होता है। मतलब ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस पर? हाँ, न कि सिर्फ किताबों पर। ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है। तो जैसे अगर कोई किताब में पढ़ता है कि गर्मी में पानी कम हो जाता है, तो ये किताबी ज्ञान है। सही। लेकिन अगर वो अपने घर के पास के कुएं को गर्मी में सूखते हुए देखता है और उसे नोट करता है, तो ये उसका अनुभवजन्य साक्ष्य है। आपने बिल्कुल सही समझा। जब ज्ञान अनुभव से जुड़ता है तो वो स्थायी हो जाता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का असली लक्ष्य क्या है? इसका सार ये है कि कक्षा शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है। असली लक्ष्य है बच्चे के दिमाग को जीवंत बनाना। उसे एक ऐसा इंसान बनाना है जो सवाल पूछता है, जो तर्क करता है और जो खुद खोजबीन करके सीखता है। मतलब उसे सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं बनाना है। बिल्कुल नहीं। जानकारी तो आज कहीं भी मिल जाती है। जरूरी है उस जानकारी का क्या करना है, ये सिखाना। यही सामाजिक विज्ञान शिक्षण का वास्तविक लक्ष्य है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। अगर सीखने का असली लक्ष्य सवाल पूछना, तर्क करना और खुद खोजना है, तो क्या हमारी मौजूदा परीक्षा प्रणाली, जो ज्यादातर याद रखने पर जोर देती है, इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है या एक बाधा बनती है? तो अगला टॉपिक है इतिहास को पढ़ाने और समझने का तरीका। और इसमें भी खास तौर पर हम बात करेंगे स्रोत यानी सोर्सेस की और परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क की। जी। अक्सर ऐसा लगता है कि इतिहास मतलब बस पुरानी कहानियों का एक कलेक्शन है, लेकिन ये कहानियां नहीं है, ये सबूतों पर आधारित होती हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं सबूतों यानी स्रोतों की गहराई में जाएंगे। जी। सामाजिक विज्ञान में स्रोत का महत्व आप समझ लीजिए वही है जो विज्ञान में एक लैब का होता है। अच्छा, लैब का? हाँ, बिना स्रोतों के इतिहास सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। स्रोत ही हमें ये दावा करने का हक देते हैं कि अतीत में ऐसा हुआ था। तो चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। ये स्रोत ये होते कितने तरह के हैं? मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो पहले प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्सेज के बारे में बताइए। ये क्या है? प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो ठीक उसी समय बनाए गए थे जब कोई घटना घट रही थी। उसी समय? हाँ, बिल्कुल। ये इतिहास का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। इन्हें आप प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेस सबूत भी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ उदाहरणों से बात शायद और साफ होगी। जरूर। जैसे पुरातात्विक अवशेष। जैसे पुराने सिक्के? हाँ, पुराने सिक्के, औजार, कोई खिलौना मिल गया, कंकाल या बर्तन, ये सब। फिर हैं स्मारक और इमारतें, जैसे ताजमहल, लाल किला या अशोक के स्तंभ। ये सब प्राथमिक स्रोत हैं। फिर उसी समय के लिखित दस्तावेज भी आते हैं, जैसे ताड़पत्र हो गए, पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, या किसी राजा का कोई सरकारी फरमान। ठीक है। और एक बहुत जरूरी चीज है, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, अगर किसी ने अपनी कहानी खुद लिखी हो? बिल्कुल, जैसे बाबरनामा या गांधी जी की सत्य के प्रयोग। इसके अलावा उस समय के भाषण, किसी के लिखे हुए पत्र या कोई असली फोटोग्राफ, या फिर मान लीजिए किसी स्वतंत्रता सेनानी का इंटरव्यू जिसने वो लड़ाई खुद देखी हो, वो भी एक प्राथमिक स्रोत है। समझ गई। तो फिर द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्सेज क्या हुए? द्वितीयक स्रोत वो हैं जो घटना के बहुत बाद में बनाए जाते हैं। बाद में? जी, प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करके या उनका निचोड़ निकालकर। ये एक तरह से सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बातों पर आधारित होते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे? सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी स्कूल की पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स। हाँ, क्योंकि लेखक घटना के समय वहां मौजूद नहीं था। सही बात। या फिर किसी की जीवनी, बायोग्राफी,
जो कोई और व्यक्ति लिखता है, ऐतिहासिक फिल्में भी इसी में आती हैं। जैसे लगान या मंगल पांडे। जी हाँ, या फिर विश्वकोश मतलब एनसाइक्लोपीडिया, और अखबार के वो लेख जो घटना के बाद विश्लेषण के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, खासतौर पर परीक्षाओं के नजरिए से। इन दोनों में साफ साफ फर्क कैसे किया जाए? कोई आसान तरीका है? हाँ, इसे 3 पैमानों पर देख सकते हैं। पहला है समय। समय? प्राथमिक स्रोत घटना के समय का होता है, द्वितीयक स्रोत घटना के बहुत बाद का। ठीक है। दूसरा पैमाना है मौलिकता। ओरिजिनलिटी। अच्छा। प्राथमिक स्रोत असली होता है, ओरिजिनल, जबकि द्वितीयक स्रोत किसी और स्रोत पर आधारित होता है, डिराइव्ड होता है। और तीसरा? तीसरा है लेखक की मौजूदगी। प्राथमिक स्रोत बनाते समय लेखक या निर्माता खुद वहां मौजूद था। द्वितीयक में लेखक मौजूद नहीं था। इसका कोई एक सटीक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। अशोक का कोई भी शिलालेख एक प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि वो उसी के समय का है। जी। लेकिन आज अगर अशोक पर कोई किताब लिखी जाए तो वो एक द्वितीयक स्रोत होगी। एक और स्थिति है, मान लीजिए कोई शिक्षक बच्चों को किसी ऐतिहासिक जगह पर ले जाए, जैसे सांची स्तूप। तो ये तो प्राथमिक स्रोत का अनुभव हुआ, है ना? बिल्कुल, ये सीधा प्राथमिक अनुभव है। लेकिन अगर कक्षा में उसी स्तूप की फोटो दिखाकर पढ़ाया जाए तो वो क्या होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब बच्चे स्तूप को अपनी आंखों से देखते हैं, वो एक प्राथमिक अनुभव है। लेकिन कक्षा में दिखाई गई फोटो वो उस असली अनुभव का एक प्रतिनिधित्व है। इसलिए उसे अक्सर द्वितीयक स्रोत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये संदर्भ पर भी निर्भर करता है। तो इन सब का मतलब क्या है? पढ़ाने के तरीके पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ नंबर देना तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। इसके उद्देश्य बहुत गहरे हैं। पहला तो यह है कि यह कक्षा की दीवारों को तोड़कर बच्चों को बाहरी दुनिया से, समाज से जोड़ता है। सही बात है। दूसरा यह है सहयोगात्मक अधिगम, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है, जिससे बच्चे समूह में काम करना सीखते हैं, टीम वर्क। जी। और तीसरा, और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी, यह बच्चों में स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी की आदत डालता है। मतलब वो खुद जानकारी खोजना सीखते हैं। हाँ, वो सिर्फ किताब पर निर्भर नहीं रहते, वे खुद सीखते हैं, सवाल पूछते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये प्रोजेक्ट किस किस तरह के हो सकते हैं? कई तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है सर्वेक्षण यानी सर्वे, जैसे अपने मोहल्ले में पता करना कि कितने लोग वोट डालते हैं। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल हो गया। जी। दूसरा है केस स्टडी, मतलब किसी एक समस्या या विषय का बहुत गहराई से अध्ययन करना। और तीसरा, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो है मॉडल बनाना, जैसे ज्वालामुखी या सौरमंडल का मॉडल तैयार करना। बिल्कुल। इसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका एक गाइड की है। उसे कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ। पहली बात, प्रोजेक्ट बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को वेस्ट मटेरियल यानी कबाड़ से चीजें बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात? सबसे जरूरी है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कक्षा में एक चर्चा जरूर हो, एक डिस्कशन। सिर्फ प्रोजेक्ट जमा करके बात खत्म नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि बच्चों ने इस पूरी प्रक्रिया से सीखा क्या, उन्हें क्या चुनौतियां आईं, क्या कुछ नया पता चला। सही। यहीं पर असली लर्निंग होती है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि इतिहास को समझने के लिए स्रोत सबसे बुनियादी चीज है। जी। और उसमें भी प्राथमिक और द्वितीयक के बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि बच्चों को व्यवहारिक रूप से सिखाने का एक शक्तिशाली तरीका है। अंत में बस ये कह सकते हैं कि एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों के इतिहास महसूस कराए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे क्लास में पुराने सिक्के ले आए। हाँ, पुराने सिक्के, डाक टिकट या पुराने नक्शे दिखाए जाएं, ताकि बच्चे इतिहास को रटने की जगह समझ सकें, उसे जी सकें। बिल्कुल। और चलिए श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, आज के अखबार, हमारे सोशल मीडिया पोस्ट या ये जो डिजिटल तस्वीरें हम खींचते हैं, 100 साल बाद इतिहासकारों के लिए ये किस तरह का प्राथमिक स्रोत बनेंगी? हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल है। और उन स्रोतों से वो हमारे आज के समाज के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगला टॉपिक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, चुनौतियां और मूल्यांकन की रणनीतियां। हमारे पास जो नोट्स हैं वो क्लासरूम में सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी पढ़ाते समय जो आम समस्याएं आती हैं और एनसीएफ 2005 के हिसाब से बच्चों के मूल्यांकन के सही तरीकों पर फोकस करते हैं। तो आज हम इसे 2 हिस्सों में देखेंगे।
पहले तो ये कि एक टीचर के सामने एसएसटी पढ़ाते हुए असल में दिक्कतें क्या आती हैं, और दूसरे हिस्से में कि बच्चों ने कितना सीखा, इसे जांचने के सबसे बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? एक शिक्षक के तौर पर असल चुनौतियां आती क्या हैं? देखिए, हमारा सोर्स इसमें 4 मुख्य समस्याओं की बात करते हैं। और पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है धारणा की, मतलब परसेप्शन की। परसेप्शन? किस तरह का परसेप्शन? ज्यादातर छात्रों और उनके माता पिता के लिए एसएसटी आज भी एक गैर जरूरी विषय है। उन्हें लगता है कि भविष्य तो साइंस या मैथ से बनता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के रास्ते वही हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। पेरेंट टीचर मीटिंग में भी ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि बच्चा मैथ्स में कैसा है, साइंस में क्या कर रहा है। एसएसटी जैसे बस पास करने के लिए हो। बिल्कुल। और एक शिक्षक के लिए पहली लड़ाई यही है। इसका समाधान यही है कि शिक्षक को इस विषय का असली महत्व समझाना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि एसएसटी आपको सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और एक बेहतर इंसान बनाता है। यही तो वो विषय है जो हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य सिखाता है ना? सही बात है। तो टीचर को एक तरह से विषय की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, ये हुई पहली चुनौती। दूसरी क्या है? दूसरी चुनौती है पाठ्यक्रम का बोझ, मतलब वास्ट सिलेबस। अच्छा। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब कुछ है, और हर विषय का सिलेबस इतना ज्यादा है कि उसे समय पर खत्म करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। और इस जल्दबाजी में शायद सीखने का जो मजा है वो खत्म हो जाता होगा। बस तथ्यों और तारीखों रटाने पर ही जोर रह जाता है। नोट्स में थीम आधारित शिक्षण का सुझाव दिया गया है। थीम आधारित? ये कैसे काम करता है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जरूर। मान लीजिए आप भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे हैं, तो 1857, कांग्रेस की स्थापना, गांधी जी का आगमन, इन सबको अलग अलग चैप्टर की तरह पढ़ाने की बजाय आजादी की तलाश नाम की एक थीम बना सकते हैं। अच्छा। और फिर इन सभी घटनाओं को उस एक कहानी के हिस्सों की तरह पेश कर सकते हैं। इससे बच्चों को पूरी तस्वीर दिखती है और उन्हें रटना नहीं पड़ता, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये दिलचस्प है। इससे सीखना वाकई एक कहानी सुनने जैसा हो सकता है। अब तीसरी चुनौती पर आते हैं। तीसरी चुनौती बहुत ही व्यावहारिक है, संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेस। आज भी कई स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में, नक्शे, ग्लोब, चार्ट्स, ये सब बुनियादी चीजें भी नहीं होती। अब आप बिना नक्शे के भूगोल कैसे समझाएंगे? ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में एक टीचर क्या कर सकता है? हाँ, तो इसका एक रचनात्मक हल सुझाया गया है, कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्री बनाना, यानी लो कॉस्ट TLM। मतलब टीचर खुद बनाए? हाँ, शिक्षक खुद चार्ट पेपर पर नक्शा बना सकते हैं या मिट्टी से मॉडल तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये टीचर पर एक और बोझ नहीं डालता? उनके पास पहले ही सिलेबस खत्म करने का दबाव होता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये एक आदर्श समाधान तो नहीं है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ फायदा भी है। जब टीचर और बच्चे मिलकर ये चीजें बनाते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया ज्यादा मजेदार और यादगार बन जाती है। वो करके सीखते हैं। ठीक है। और चौथी और आखिरी चुनौती? चौथी चुनौती सबसे ज्यादा संवेदनशील है, विवादास्पद मुद्दे। कंट्रोवर्शियल इश्यूज। जैसे जाति, धर्म, आरक्षण, राजनीति। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्लास में बात करते समय अक्सर बहस या तनाव की स्थिति बन सकती है। ये तो वाकई एक मुश्किल स्थिति है। तो ऐसे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर की होती है। उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष, मतलब न्यूट्रल रहना होता है, किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना। और चर्चा का आधार क्या होना चाहिए? चर्चा का आधार हमेशा हमारे संवैधानिक मूल्य होने चाहिए, जैसे समानता, न्याय, और सबसे जरूरी, क्लास में मौजूद हर किसी के विचार का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही हम उनसे सहमत ना हों। तो ये सारी चुनौतियां दिखाती हैं कि एसएसटी पढ़ाना कितना जटिल काम है। ऐसे में ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि हम पता कैसे करें कि बच्चे सच में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। और यहीं पर मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की भूमिका आती है। बिल्कुल। और NCF 2005 और RTE एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे को डराना या उस पर फेल या पास का ठप्पा लगाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली उद्देश्य क्या है? असली उद्देश्य है बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना,
ये पता लगाना कि उसे मदद की जरूरत कहाँ है। और इसी सोच के साथ CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट लाया गया। CCCE, ठीक है। ये दो शब्द हैं, सतत और व्यापक। इन्हें एक एक करके समझते हैं। सतत से क्या मतलब है? सतत यानी कंटिन्यूअस का मतलब है कि मूल्यांकन कोई एक दिन की घटना नहीं है, जैसे फाइनल एग्जाम। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो पढ़ाने के साथ साथ हर रोज चलती है। अच्छा। जैसे जब टीचर क्लास में सवाल पूछता है, होमवर्क चेक करता है, बच्चों को ग्रुप में काम करते देखता है, ये सब मूल्यांकन का हिस्सा है। और व्यापक, इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे। एकदम सही। व्यापक यानी कॉम्प्रहेंसिव का मतलब है कि हम बच्चे के सिर्फ दिमागी विकास को नहीं बल्कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को देख रहे हैं। इसमें उसके कोस्कोलास्टिक पहलू भी आते हैं। जैसे वो खेलकूद में कैसा है, संगीत कला में उसकी रुचि, दोस्तों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, ये सब कुछ। ठीक है। अब हमारे सोर्स मूल्यांकन के दो खास प्रकारों की बात करते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। इनमें क्या फर्क है? ये CCE के ही दो हिस्से हैं। रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं। ये पढ़ाई के दौरान होता है। इसका मकसद बच्चे को नंबर देना नहीं बल्कि उसकी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारना है। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे क्लास में बीच बीच में सवाल पूछ लेना, एक छोटा सा क्विज ले लेना या कोई छोटा प्रोजेक्ट दे देना। इसका वेटेज 40% होता है और इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और दूसरा, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन यानी सम्मेटिव असेसमेंट को सीखने का आकलन कहते हैं। ये सत्र के अंत में होता है, जैसे छमाही या वार्षिक परीक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रेड या मार्क्स देना और पास फेल तय करना होता है और इसका वेटेज 60% है। यहीं पर एक सवाल है, अगर रचनात्मक आकलन सीखने का बेहतर तरीका है तो उसका वेटेज सिर्फ 40% क्यों है? और योगात्मक आकलन जो ज्यादातर रटने पर आधारित है, उसका 60%? ये तो उल्टी बात लग रही है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यह हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक व्यवहारिक मजबूरी को दिखाता है। रचनात्मक आकलन को सही ढंग से करने के लिए बहुत कुशल और समर्पित शिक्षकों की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ एक मानकीकृत परीक्षा लेना और लाखों कॉपियों को जांचना तुलनात्मक रूप से आसान है। तो हमारा सिस्टम अक्सर आसानी को चुनता है, भले ही वो सीखने का सबसे अच्छा तरीका ना हो। समझ गया। यानी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नोट्स में एक और कॉन्सेप्ट है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। हाँ, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका डॉक्टर और मरीज का उदाहरण है। पहला कदम है निदानात्मक परीक्षण। मतलब बीमारी का पता लगाना? बिल्कुल। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी की जड़ का पता लगाता है, वैसे ही टीचर ये पता लगाता है कि बच्चे को सीखने में असल दिक्कत कहाँ आ रही है। कोई SST का उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए एक बच्चा नक्शा नहीं समझ पा रहा, तो अच्छा टीचर ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्यों। क्या उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है, या उसे नक्शे पर बने चिन्हों का मतलब नहीं पता, या फिर उसे स्केल समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो पहले असल कारण ढूंढो। हाँ, कारण का पता लगाना ही निदान है। और जब एक बार समस्या पता चल जाए, फिर तब आता है दूसरा कदम, उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग। ये बिल्कुल इलाज करने जैसा है। कमी पता चलने के बाद शिक्षक उसे दूर करने के लिए किसी नए या आसान तरीके से दोबारा पढ़ाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं मूल्यांकन की कुछ खास तकनीकों की। इनमें सबसे जरूरी पोर्टफोलियो को बताया गया है। ये क्या होता है? पोर्टफोलियो एक बच्चे के पूरे साल के काम का एक कलेक्शन या एक फाइल है। इसमें सिर्फ उसके टेस्ट पेपर नहीं, बल्कि उसकी ड्राइंग, उसके प्रोजेक्ट्स, अच्छे कामों के नमूने, सब कुछ इकट्ठा किया जाता है। तो ये एक सामान्य रिपोर्ट कार्ड से कैसे अलग है? एक रिपोर्ट कार्ड तो सिर्फ मंजिल बताता है, लेकिन पोर्टफोलियो पूरी यात्रा दिखाता है। इससे बच्चे की प्रगति यानी प्रोग्रेस साफ दिखती है कि उसने साल की शुरुआत से अब तक कितना सुधार किया है। पोर्टफोलियो के अलावा और कौन सी तकनीकें हैं? एक है रूब्रिक्स। ये एक तरह की स्कोरिंग गाइड होती है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट देने से पहले ही बच्चों को बता दिया जाता है कि किस चीज के लिए कितने नंबर मिलेंगे। इससे तो पारदर्शिता बढ़ती होगी। बिल्कुल, बच्चे को साफ पता होता है कि अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना है। फिर एक और तकनीक है खुली किताब परीक्षा यानी ओपन बुक एग्जाम। अच्छा, ओपन बुक एग्जाम? हमारे जमाने में तो इसे नकल माना जाता था। हाँ, पर अब सोच बदल गई है। इसका उद्देश्य ये जांचना नहीं है कि बच्चे ने कितना रटा है,
बल्कि ये परखना है कि वो जानकारी को खोजने और उसका विश्लेषण करने में कितना सक्षम है। सही है, क्योंकि असल जिंदगी में भी तो हमारे पास गूगल होता है। बिल्कुल। और एक आखिरी तकनीक है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ये क्या है? इसका सीधा मतलब है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें शिक्षक अपनी डायरी में बच्चे के जीवन की किसी खास घटना या व्यवहार को छोटी कहानी के रूप में नोट करता है। अच्छा, जैसे आज राहुल ने अपना टिफिन उस बच्चे के साथ शेयर किया जो अपना लंच लाना भूल गया था। वाह, ये तो बहुत ही मानवीय तरीका है। मतलब एक बच्चे की सिर्फ अकादमिक रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसके एक बेहतर इंसान बनने की कहानी भी रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल। इससे बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में वो बातें पता चलती हैं जो नंबर कभी नहीं बता सकते। तो इन सभी तकनीकों और कॉन्सेप्ट्स का सार क्या है? एक अच्छे मूल्यांकन का असली मकसद क्या होना चाहिए? निष्कर्ष ये है कि सही मूल्यांकन वो है जो बच्चे पर होशियार या कमजोर का लेबल ना लगाए, बल्कि उसे अपनी क्षमता पहचानने में मदद करे। खासकर सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का आधार तथ्यों को याद रखना नहीं, बल्कि समाज की गहरी आलोचनात्मक और संवेदनशील समझ होनी चाहिए। और इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए ये है कि अगर मूल्यांकन का असली उद्देश्य लेबल लगाना नहीं, बल्कि क्षमता को पहचानना है, तो आज के हमारे परीक्षा सिस्टम में ऐसा कौन सा एक सबसे जरूरी बदलाव किया जाना चाहिए जिससे ये उद्देश्य सच में पूरा हो सके? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।